बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का, होमियोस्टेसिस। इसमें हमने पढ़ा होमियोस्टेसिस क्या होती है, इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में हम जान चुके हैं, और इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशंस को बैलेंस में रखना, स्टेबिलिटी उनकी, या इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशंस की जो इक्विलिब्रियम है, जो बैलेंस स्टेट है, उसको हम होमियोस्टेसिस कहते हैं। अब होमियोस्टेसिस कौन से इंटरनल एनवायरनमेंट कंपोनेंट्स की होती है? तो हमने बात की थी वाटर इंटरनल एनवायरनमेंट का मेन कंपोनेंट है, डिफरेंट सॉल्यूट्स हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो टेम्परेचर है ये भी एक मेन कंपोनेंट है इंटरनल एनवायरनमेंट का लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। अब जो वाटर की बैलेंसिंग है उसको कैसे बॉडी स्टेबल करती है, उस प्रोसेस को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। फिर सॉल्यूट्स की बैलेंसिंग कौन से प्रोसेस के थ्रू होती है? एक्सक्रीशन के थ्रू। और टेम्परेचर की रेगुलेशन बाय द प्रोसेस ऑफ थर्मो रेगुलेशन होती है। अब हमने स्टार्ट किया होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स। चूँकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी टाइम ज़्यादा होने की वजह से, वो आज हम क्लियर करेंगे। और फिर एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि हेलोफाइट्स क्या होते हैं। ये तीन हम डिस्कस कर चुके थे जो कि आपकी बुक में है, ठीक है। ये आप सेकंड ईयर में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आज हम इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब हमने बात की थी कि वाटर की अवेलेबिलिटी की बेस पे प्लांट्स को हमने तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स। हाइड्रो मीन्स वाटर, मीजो मीन्स मिडल या मॉडरेट, ज़ीरो मीन्स ज़ीरो, ठीक है, अनअवेलेबिलिटी। अब जिन प्लांट्स को फाइट्स प्लांट्स को कहते हैं, ठीक है, फाइट्स का मतलब प्लांट, ये ग्रीक वर्ड्स हैं। अब वो प्लांट्स जिनको पानी जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा चाहिए, या वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, दोज प्लांट्स दैट ग्रो इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। इसकी एग्जांपल हाइड्रेला है, वाटर लिली है, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। फिर मीजोफाइट्स यानी कि जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट मॉडरेट है, मीडियम है, ठीक है, या फिर वो ऐसी एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे हैं जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी ही मीडियम है और उस हिसाब से वो एडाप्टेशंस कर रहे हैं, तो ऐसे प्लांट्स को मीजोफाइट्स कहते हैं। इसमें तमाम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, लैंड प्लांट्स जैसे रोज़ है, मस्टर्ड है, जितने भी प्लांट्स हैं हमारे इर्द गिर्द, ये सारे क्या हैं? मीजोफाइट्स हैं, पाइन्स वगैरह ये सारे। फिर ज़ीरोफाइट्स वो प्लांट्स जो ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है और वो उस किस्म की एडाप्टेशन शो करते हैं, यानी कि डेज़र्ट जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, तो वहाँ पे जो प्लांट सरवाइव करते हैं उनको ज़ीरोफाइट्स कहा जाता है। इसकी एग्ज़ाम्पल कैक्टस है, ठीक है, कैक्टस प्लांट शायद आपने देखा होगा, उसके लीव्स बिल्कुल गायब हो जाते हैं, स्पाइन्स में, कांटों में कन्वर्ट हो जाते हैं, और स्टेम उसकी ग्रीन होती है। और मीजोफाइट्स के जो लीव्स होते हैं वो मीडियम होते हैं, दरमियाने होते हैं, ताकि उनसे ट्रांसपायरेशन ज़्यादा ना हो। स्टोमेटा उनके लोअर साइड पे होते हैं लीव्स के, और संकन होते हैं, यानी कि थोड़ा सा अंदर को धसे हुए होते हैं, ताकि ट्रांसपायरेशन के रेट को कम किया जा सके, पानी ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाया ना हो, पानी को कंज़र्व किया जा सके। और हाइड्रोफाइट्स चूँकि बहुत ज़्यादा पानी अवेलेबल है, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, तो लीव्स बड़े होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होती है, और स्टोमेटा भी ऊपर वाली सरफेस, लीव्स के ऊपर जो सरफेस है वहाँ पे होते हैं। अब हेलो का मतलब होता है साल्ट, फाइट्स प्लांट्स, यानी कि वो वाले प्लांट्स जो ग्रो करते हैं साल्टी इन्वायरमेंट में, जिनका हैबिटेट साल्टी हो, ठीक है। अब जैसे हम समंदर को देखें, वहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो समंदर में जो ग्रासेस हैं, सी ग्रासेस, वो हेलोफाइट्स हैं। इसके अलावा समंदर के गिर्द सी शोर्स पे आप देखें तो वहाँ पे जंगल होते हैं,
इनको मैंग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है। तो मैंग्रोव प्लांट्स ये हेलोफाइट्स हैं। वहाँ पे समंदर का पानी होता है, उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अब हम पढ़ चुके हैं कि वाटर की एब्जॉर्प्शन कैसे करते हैं प्लांट्स, ठीक है। रूट हेयर सेल्स आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट आप पढ़ चुके हैं। तो नॉर्मल रूट हेयर सेल्स के अंदर जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू सॉइल वाटर। अब सॉइल वाटर से कंसंट्रेशन सॉल्यूट की अंदर ज़्यादा है, यानी कि सॉल्वेंट कम है, वाटर कम है, बाहर ज़्यादा है वाटर, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करेगा। इस तरह जो रूट हेयर सेल्स हैं वो एब्जॉर्प्शन करते हैं। अब हेलोफाइट्स की जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो यूनिक है। ये इनकी मेन एडाप्टेशन है कि जो आउटसाइड एनवायरनमेंट है वहाँ पे साल्ट सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये क्या करते हैं, इन प्लांट्स के अंदर स्पेशल ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं जो कि साल्ट प्रोड्यूस करते हैं, या फिर कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वाटर से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए साल्ट या सॉल्यूट्स को एब्जॉर्ब करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए और सेल्स के अंदर स्टोर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बाहर एनवायरनमेंट से सेल के अंदर कंसंट्रेशन सॉल्यूट की, अब ये बाहर वाटर है, इसमें तो जाहिर सी बात है ज़्यादा है, लेकिन इससे भी वो अंदर की इंटरनल एनवायरनमेंट में ज़्यादा कंसंट्रेशन रख देते हैं। तो फिर क्या होता है कि जो वाटर होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ एंटर होता है। इस तरह ये प्लांट्स हेलोफाइट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को। अब इनमें हमने दो बातें देखी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से साल्ट की एब्जॉर्प्शन, फिर एक्स्ट्रा साल्ट्स की स्टोरेज या उसकी प्रोडक्शन, ठीक है, और जिसकी वजह से वाटर एब्जॉर्बेंस जो है वो पॉसिबल होती है। फिर नेक्स्ट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, यानी कि सॉल्यूट्स की बैलेंसिंग इंटरनल एनवायरनमेंट में प्लांट्स के अंदर कैसे होती है। इसमें कुछ चीज़ें हमने देखी थी कि प्लांट्स के अंदर जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं उनकी रिमूवल को, ठीक है, वेस्ट जो होते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी कि डिफरेंट रिएक्शंस के रिज़ल्ट में जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं उनको बॉडी से एलिमिनेट करना, रिमूव करना, इसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। यानी कि रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम प्लांट बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन कौन कौन से वेस्ट की, प्लांट के अंदर वेस्ट मटेरियल कौन कौन से होते हैं, इसमें हमने बात की थी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है नॉर्मली तो वो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज होता है, लेकिन रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड तो यूटिलाइज नहीं होता, तो रात के टाइम सिर्फ रेस्पायरेशन हो रही है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में है, तो एक्सेस में है तो इसको रिलीज़ करना पड़ेगा। यानी कि पहली चीज़ एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसे होगा, प्लांट बॉडी से। रात के टाइम तो इसको एक्सक्रीट करना है, प्लांट बॉडी से बाहर निकालना है, क्योंकि इसका यूज़ नहीं है। तो नाइट में इसको प्लांट स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देता है, यानी कि प्लांट रिमूव कर देता है थ्रू स्टोमेटा, थ्रू स्मॉल ओपनिंग ऑन लीव्स, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है। फिर दूसरी बात हमने देखी थी कि ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हो रही है फोटोसिंथेसिस के अंदर, और वो कुछ तो यूज़ हो रही है, ठीक है, लेकिन जो एक्सेस है उसको प्लांट बॉडी रिमूव करती है, एक्सक्रीशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब कुछ तो यूज़ हो रही है ऑक्सीजन
रिस्पायरेशन में, फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, रिस्पायरेशन में वो ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है वो उसकी जो रिस्पायरेशन में यूटिलाइजेशन है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन रिमूव कर दी जाती है प्लांट बॉडी से, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम प्लांट बॉडी इसी स्टोमेटा के थ्रू। यानी कि जो एक्सेस ऑक्सीजन होगी, एक्सेस ऑफ O2 इज़ रिमूव्ड फ्रॉम प्लांट बॉडी बाय स्टोमेटा इन ओपनिंग्स के थ्रू, जो कि लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ऑन लीव्स, इनको रिमूव कर दिया जाता है प्लांट बॉडी से। फिर इसके बाद हमने बात की थी कि प्लांट अगर ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर ले तो वो कैसे एक्सक्रीट होगा, रिमूव होगा बॉडी से। तो उसकी एक्सक्रीशन कैसे होगी, हमने बात की थी दो प्रोसेसेस के थ्रू। एक तो ट्रांसपायरेशन, यानी कि वेपर्स की फॉर्म में प्लांट बॉडी से पानी स्टोमेटा के थ्रू जब रिलीज़ हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। यानी कि एवेपोरेशन ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट थ्रू स्टोमेटा, एवेपोरेशन ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट of plants through स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाते हैं। इस तरह एक्सेस ऑफ वाटर रिमूव हो जाता है। लेकिन कुछ प्लांट्स में एक और प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्यूटेशन कहते हैं। यानी कि कुछ प्लांट्स के अंदर अब ज़्यादा पानी एब्ज़ॉर्ब हो जाता है तो रात के टाइम ट्रांसपायरेशन का रेट भी कम होता है, तो उस सूरत में फिर ग्यूटेशन के प्रोसेस के थ्रू रिमूव होता है। ग्यूटेशन में मैंने आपको बताया था कि एक स्पेशल सेल्स होते हैं हाइडाथोड्स, ये एक्सेस ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर देते हैं प्लांट बॉडी से, और ये लीव्स के मार्जिन्स के ऊपर हाइडाथोड्स सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्टोमेटा की तरह स्पेशल ओपनिंग्स होती हैं इन सेल्स के अंदर, हाइडाथोड्स के अंदर। ये क्या करते हैं हाइडाथोड्स कि जो वाटर है उनको ड्रॉप्स की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। आप अक्सर प्लांट्स में देखें तो सुबह के टाइम जो कतरे लीव्स पे आए होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम ग्यूटेशन कहते हैं। यानी कि एक्स्ट्रा जो वाटर होता है वो ग्यूटेशन के प्रोसेस के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है स्पेशल सेल्स के ज़रिए, हाइडाथोड्स के ज़रिए। इस किस्म का जो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में द रिमूवल ऑफ water in the form of droplets is called guttation. Removal of water from leaf margins, from leaves margins in the form of droplets, in the form of droplets. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्यूटेशन कहते हैं। फिर जो बात रह गई थी, नेक्स्ट जो कंपोनेंट रह गया था जिसको एक्सक्रीट होना होता है प्लांट की बॉडी से, प्लांट की इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशंस को स्टेबल करने के लिए। अच्छा, एक और बात हमने डिस्कस की थी कि जो डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो लीव्स में स्टोर हो जाते हैं और लीव्स गिर जाते हैं, जिससे वो वेस्ट मटेरियल भी रिलीज़ हो जाता है, फॉल ऑफ हो जाता है। तो इसको हमने डिस्कस किया था, शेडिंग ऑफ लीव्स। ये लीव्स अपने साथ बहुत सा वेस्ट मटेरियल प्लांट बॉडी से रिमूव कर देते हैं। फिर जो नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा रह गया था वो ये था कि इसके अलावा कुछ दूसरे वेस्ट कंपोनेंट्स होते हैं
ठीक है। इनको हम लेटेक्स, रेजिन्स एंड गम्स कहते हैं। अब प्लांट बॉडी के अंदर ग्लूकोज डिफरेंट फॉर्म में होता है, ज़्यादातर स्टार्च की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये स्टार्च के साथ अगर कोई और सब्सटेंस शामिल हो जाए, ठीक है, कोई और सब्सटेंस जब इसके साथ शामिल हो जाए तो इसको एक एक्यूमुलेट होके एक ख़ास प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम लेटेक्स, रेजिन या गम कहते हैं, ठीक है। ये लेटेक्स, रेजिन्स एंड गम्स। अब पाइन ट्रीज़ में जो कॉनीफेरस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिनमें कॉन्स होते हैं, इनमें ये सब्सटेंस बन जाता है। लेटेक्स, एकेशिया वगैरह में, ये रबर प्लांट्स में गम्स वगैरह बन जाते हैं। अब ये जो प्लांट्स के लिए हैं ये वेस्ट मटेरियल्स हैं, ठीक है। हमारे लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है, इनका इंडस्ट्रियल यूज़ है, डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में ये यूज़ होते हैं। लेकिन प्लांट्स के लिए ये कंपोनेंट्स क्या हैं? ये वेस्ट कंपोनेंट्स हैं, यानी कि डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में इनको यूज़ किया जाता है। इकोनॉमिकली ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन प्लांट में इनकी एक्यूमुलेशन कैसे होती है? डिफरेंट जो मटेरियल्स होते हैं वो जब वाटर में डिज़ोल्व हो जाएं या फिर कोई पैथोजन प्लांट पे अटैक करे तो उसके रिज़ल्ट में प्लांट ये सब्सटेंसेस बनाता है। अब आप अगर उसमें देखें लेडी फिंगर में, ठीक है, तो उसमें एक वाइटिश सा फ्लूइड सा सब्सटेंस होता है, उसकी वजह से डिफरेंट इंसेक्ट्स और ये चीज़ें लेडी फिंगर को अटैक नहीं कर सकती। जो हर्बीवोर्स होते हैं या पैथोजेंस होते हैं, ठीक है, उसको म्यूसिलेज कहा जाता है। तो इस किस्म के जो होते हैं सब्सटेंसेस, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं प्लांट्स के लिए, और ये तब रिलीज़ होते हैं जब प्लांट का कोई पार्ट डैमेज हो जाए। दे ooze आउट या ब्लीड आउट when some part of plant is damaged. Plant is damaged. तो ये प्लांट के पार्ट के डैमेज होने की सूरत में ये प्रोडक्ट्स प्लांट से बाहर निकल आते हैं। ये अंदर स्पेशल कैनाल्स होती हैं जिनके अंदर ये स्टोर होते हैं, और जब भी प्लांट का कोई पार्ट डैमेज हो जाए तो ये मटेरियल्स प्लांट की बॉडी से बाहर निकल आते हैं और हम इनको डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं। तो हमने एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया कि प्लांट में किन किन चीज़ों की एक्सक्रीशन होती है, डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि रिस्पायरेशन में प्रोड्यूस होता है। अब दिन को तो वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रहा होता है, अगर रात को चूँकि फ़ोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सेस हो जाता है। तो जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड या एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको प्लांट्स स्टोमेटा के थ्रू एक्सक्रीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। फिर ऑक्सीजन जो कि रिस्पायरेशन रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस हो रही है, फोटोसिंथेसिस में जो प्रोड्यूस हो रही है कुछ तो यूज़ हो जाती है रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन, लेकिन जो प्रोड्यूस हो रही है वो ज़्यादा है। तो जो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है वो भी स्टोमेटा के थ्रू एक्सक्रीट कर दी जाती है। फिर जो नेक्स्ट कंपोनेंट था वो था ट्रांसपायरेशन, कि वाटर जो है वो दो तरीक़ों से प्लांट बॉडी से एक्सक्रीट होता है। अगर प्लांट ने ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, जिस तरह हमने बात की थी ना कि मीज़ोफाइट्स को कभी ज़्यादा पानी अवेलेबल होता है, कभी बिल्कुल नहीं होता, कभी मीडियम पानी अवेलेबल होता है। तो जब ज़्यादा पानी आ जाएगा प्लांट की बॉडी के अंदर तो या तो वेपर्स की फॉर्म में एरियल पार्ट से स्टोमेटा के थ्रू रिमूव हो जाएगा, या फिर कुछ प्लांट्स में स्पेशल सेल्स होते हैं हाइडाथॉर्ड्स मार्जिन ऑफ लीव्स पे, जिनसे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ये पानी रिमूव कर दिया जाता है। अक्सर प्लांट्स में आप देखें सुबह के टाइम जिसको हम
शबनम कहते हैं ना, उन प्लांट के लीव्स के ऊपर पानी सा होता है, तो इस प्रोसेस को हम ग्यूटेशन कहते हैं। फिर कुछ मटेरियल्स लीव्स में स्टोर हो जाते हैं जिनसे लीव्स का कलर येलो हो जाता है, और ये लीव्स इसके लीव्स के सेल्स डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स की स्टोरेज की वजह से नॉर्मल फंक्शनिंग स्टॉप हो जाती है, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन स्टॉप हो जाती है, सेल्स को एनर्जी नहीं मिल पाती, ये सेल्स डैमेज हो जाते हैं, इनका क्लोरोप्लास्ट डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से ये येलो हो जाते हैं और गिर जाते हैं। तो इनमें जो स्टोर्ड वेस्ट मटेरियल होता है उससे प्लांट जान छुड़ा लेता है। तो शेडिंग ऑफ लीव्स एक कंपोनेंट था। फिर आज हमने जो डिस्कस किया कि डिफरेंट दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि प्लांट की बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जैसे कि लैटेक्स है, रेजिन्स है, गम है, ठीक है। अब जो लैटेक्स है ये रबर प्लांट वगैरह में ये बनता है, प्रोड्यूस होता है। फिर इसी तरह गम्स जो हैं ये एकेशिया में, और रेजिन्स कोनीफेरस प्लांट्स जैसे कि पाइन ट्री हो गया। फिर म्यूसिलेज है, ये लेडी फिंगर में प्रोड्यूस होता है। ये जब भी कोई प्लांट का पार्ट डैमेज हो जाए तो ये ब्लीड आउट होते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं, और इनको हम डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं, लैटेक्स, रेजिन्स और गम। इसका शायद आपने सुना हो, रेजिन का, जो कि पाइन ट्री से हम हासिल करते हैं, चीड़। तो ये एक बहुत फूड का ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये यानी कि इकोनॉमिकली वेरी इम्पॉर्टेंट है। और फिर इनका एक और, इन वेस्ट का एक और फंक्शन होता है कि जो ये इस रिज़ल्ट में बनते हैं, एक तो मैंने बात की ना कि स्टार्च या डिफरेंट मटेरियल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, वाटर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, या फिर इसके अलावा लाइट पड़ने से ये एक्यूमुलेट क्रिस्टल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्लांट इनको यूटिलाइज तो नहीं कर सकता, तो ये एज अ वेस्ट मटेरियल प्लांट के अंदर, स्पेशल कैनाल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट ने इनसे, प्लांट्स के लिए ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, इनको एक्सक्रीट करना होता है। तो ये डैमेज जब भी हो जाए, कोई भी पार्ट जहाँ पे ये प्रेजेंट हैं, जहाँ पे ये कैनाल्स में प्रेजेंट हैं, तो वो कैनाल अगर डैमेज हो जाए तो प्लांट फोर्सफुली इसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करता है, उन कैनाल, उन पोर्स के ज़रिए से। तो इस तरह होती है एक्सक्रीशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इन प्लांट्स। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स। तो इसमें जो मेन बातें थी हमने डिस्कस कर ली हैं। आपको पता होना चाहिए कि वाटर की अवेलेबिलिटी की बेस पे हम प्लांट्स को 3 और आप 4 भी लिखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपकी बुक में ये 3 जो हैं ग्रुप्स हैं प्लांट्स के। फिर इनकी अपनी अपनी अडाप्टेशंस हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, ठीक है, कि किस तरह ये इनमें ऑस्मो रेगुलेशन होती है, ठीक है। फिर हमने एक्सक्रीशन देखा डिफरेंट सब्सटेंसेस का, डिफरेंट सोल्यूट कंपोनेंट्स का हमने देखा कि किस तरह इनकी बैलेंसिंग होती है। तो आपकी जो असाइनमेंट है वो यही है कि प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है, ठीक है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, या डिस्क्राइब डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन प्लांट्स, ये आप क्वेश्चन लिखना है। ये रफ़ नोटबुक पे लिख के आपने मुझे भेज देना है। डिस्क्राइब डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन प्लांट्स। तो ये जो 5 हमने डिस्कस किए, इनको पॉइंट वाइज सिंपल सा आपने लिख के भेज देना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।